अरे माफ कीजिएगा साहब, मुझे 204 में जाना था, गलती से आपके यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं, यही 204 है, 204 ही है ये। 204 में तो रोहिणी मैडम और महेश जी रहते हैं ना साहब? रोहिणी मैडम मेरी बेटी है और महेश जी मेरे दामाद हैं। अच्छा, तो उन्होंने कुछ सामान का ऑर्डर दिया था, वो लाया हूँ, यहाँ रख देता हूँ। रोहिणी बेटा, जो सामान आपने मंगाया था उसकी डिलीवरी आई है। ओके पापा, आई। पानी पियोगे? नहीं साहब, धन्यवाद। मैंने कहीं देखा है आपको। ऐसे ही कहीं डिलीवरी करते वक्त देख लिया होगा साहब? नहीं, मैं तो पहली बार इस शहर में आया हूँ अपनी बेटी के घर। मैंने कहीं और आपको देखा है। चाचा, बिल कितना हुआ? 1156 रुपया। अच्छा, मैं पेमेंट कर देती हूँ। पहचान लिया? क्या हुआ पापा? बेटा, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, हीरालाल जी। हीरालाल, तूने नहीं पहचाना मुझे? मैं रामेश्वर चौहान हूँ। अरे तेरे कॉलेज का दोस्त। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई क्या तेरी? नहीं साहब, आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम तो ठीक से स्कूल भी नहीं गए हैं। क्या? मैडम, मैं चलूं? हाँ, मैंने पेमेंट कर दी है। नमस्ते। पापा, दरवाजा बंद कर लीजिए। बेटा, ये हीरालाल ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हो सकता है, पर आप ही ने देखा ना उनकी हालत कैसी है, तो ये हो सकता है कि आपके और उनके इस फर्क की वजह से उन्होंने झूठ बोल दिया हो। पर इस सिचुएशन में तो मुझे झूठ बोलना चाहिए था। मुझे उसे पहचानने से इनकार करना चाहिए था, पर मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने तो उसे इस गरीबी में भी पहचाना ना। फिर ये शायद कोई और ही होंगे। नहीं बेटा, वो हीरालाल ही है, क्योंकि मेरा दोस्त हीरालाल कॉलेज के दिनों में बड़ा मेहनती था, बड़ा ही स्वाभिमानी था, और आज भी वो मेहनत कर रहा है। हो सकता है हालात के फर्क से शायद उसका अपमान ना हो, अपने आत्मा सम्मान को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा है। हाँ पापा, ये हो सकता है। मैं इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। जरा उस दुकान वाले से मेरी बात तो कराओ। हेलो। हेलो बासु, मेरे पापा जी और डिलीवरी चाचा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
उनसे बात कर लीजिए। ठीक है ठीक है। मुझे जरा डिलीवरी चाचा के बारे में जानकारी चाहिए थी। वो आपके पास कब से काम कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं और उनके परिवार में कौन कौन है? अच्छा ठीक है ठीक है। और एक बात के, मैंने उनके बारे में जानकारी ली है या आपसे बात की है, ये बात आप उनको मत बताना। और दूसरी बात कि वो घर कितने बजे जाते हैं? शाम को 6 बजे घर पे जाते हैं। शाम को 6 बजे। ठीक है, तो उनका जो एड्रेस है वो जरा मुझे व्हाट्सअप कर दो। हाँ जी जी, व्हाट्सअप कर दूंगा, लेकिन वो बाजू वाला बस्ती में रहते हैं। हीरालाल, कौन है भाई? जब मैं सर्विस से रिटायर हुआ तो हमारी छोटी सी खाती पीती फैमिली थी, खुशहाल थे हम। सर्विस से जो मुझे पैसा मिला था उससे मैंने सबसे पहले जो मकान खरीदा था और बेटी की शादी में जो मुझ पर कर्जा हो गया था तो सारा कर्जा मैंने चुका दिया। बाकी मेरे पास 3 लाख रुपए बचे हुए थे, वो मैंने अपनी बीवी के नाम पर एफडी कर दिया। एफडी करवाने के कुछ ही दिनों बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला कि एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और
6 लाख का मैंने इंतजाम कर लिया है, बाकी 4 लाख का आप कर दीजिए। मैंने सोचा कि अगर वो पैसे मैंने इसे दे दिए और कोई आड़ा वक्त आ गया तो हाथ में क्या रहेगा। मैंने सोच समझ कर मना कर दिया कि पैसे नहीं है। बेटा परेशान रहने लगा और उसकी ये परेशानी उसकी मां से नहीं देखी गई। कैसे देखती? मां थी ना उसकी। उसकी मां ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू किया और उसके दबाव में आकर मैंने वो एफडी तोड़ दी और वो सारे पैसे मैंने अपने बेटे को दे दिए। उस एफडी के पैसे उसने बिजनेस में लगा दिए, पर हमारा ही शायद बुरा वक्त चल रहा था, नसीब खोटा था हमारा। उसके कुछ ही महीने बाद मेरी पत्नी को पैलेटिक अटैक आ गया। हमने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 1.25 लाख का बिल हो गया। पर अफसोस इस बात का था कि मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पाई थी। मैंने बेटे से कहा कि बिल भरना है भाई, तो मेरा बेटा तुरंत कहता है कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं। साफ मना कर गया वो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे डांटा कि पैसे नहीं है इसका क्या मतलब होता है, इंतजाम करो। मां को क्या घर पर नहीं लेके जाना है? तो मेरी बहू छूटती बोलती है कि ले जाकर भी क्या होगा, घर पर सब परेशानी तो होंगे, बोझ होंगे सब पर। वो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं। पर उन्होंने वही कहा था जो मैंने सुना था। मैंने फिर भी अपने बेटे को अल्टीमेटम दे दिया कि जो करना है करो, पैसे का इंतजाम करो। अगले दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैंने बड़ी राहत की सांस ली। पर उसके साथ ही मेरा बेटा बोला पैसे का इंतजाम मेरा ससुर करेगा और वो 1 नंबर का सूदखोर है, बिना कुछ गिरवी रखे पैसे नहीं देगा। क्या मैं करता? मैंने अपना फ्लैट उसके पास गिरवी रख दिया तो 1.25 लाख रुपए ले लिए। हॉस्पिटल का बिल भरा और अपनी पत्नी को घर ले आया मैं। पर घर लाते ही मेरे बेटे और बहू का तमाशा शुरू हो गया। क्योंकि मेरी पत्नी लकवा की मरीज थी, उसका नित्य कर्म भी बेड पर ही होने लगा, तो दोनों चिल्लाने लगे कि घर अशुद्ध हो जाता है, घर में बदबू फैली रहती है। उनकी जली कटी सुनकर मेरी पत्नी की वेदना असहनीय हो जाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मुझसे देखा नहीं जाता था वो। तो एक दिन मैंने उन दोनों को अपने पास बिठाया और मैंने कहा कि साफ साफ बताओ तुम लोग चाहते क्या हो। तो दोनों तुरंत बोले कि हमें साथ नहीं रहना है। साथ नहीं रहना। मैंने भी मन पक्का कर लिया और उनसे कहा कि ठीक है तो अपने रहने का कोई और इंतजाम कर लो। तो मेरी बहू तुरंत बोली कि मेरे पापा के जो कर्ज लिए हुए 1.25 लाख रुपए हैं वो लौटा दीजिए, हम उनसे वो पैसे लेकर कहीं भी किराए पर मकान लेकर रह लेंगे, वो पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए। फिर मेरे पास पैसे होते तो उनसे कर्ज क्यों लेता?
कोई रास्ता ही नहीं बचा तुम्हारे पास। घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ते वक्त बेटे ने वादा तो किया था कि घर के खर्चे के लिए पैसे देता रहेगा। पर वादे तो अक्सर तोड़ने के ही लिए किए जाते हैं ना। 2 महीने बाद सब भूल गया। भूल गया। पर मैं तो अपनी पत्नी को नहीं भूल सकता ना। बीमार थी, इलाज भी कराना जरूरी है, तो उसे जिंदा रखने के लिए मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है, इसलिए जिंदा हूं मैं। उसके इलाज के लिए, हम दोनों को जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत, और पैसे के लिए काम की। तो जो काम मिलता है बस किए जा रहा था, किए जा रहा हूं। अब देखते हैं ये शरीर कब तक साथ देता है। बेटा रोहिणी, इसकी नालायक औलाद को ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी नालायक औलादें भी अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचे। ओके पापा। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। अरे सुनते हो, मेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पिताजी मेरे बाबूजी का सारा कर्जा उतार के घर के पेपर ले गए। क्या? बूढ़े के पास अचानक 1.25 लाख कहाँ से आ गए? लगता है कोई आया है, देख के आती हूँ। क्या? थैंक यू। अरे ये तो नोटिस है। नोटिस? ये तो पापा ने भेजा है, वो भी वकील के थ्रू। देखो तो इसमें क्या लिखा है। पापा ने 24 घंटे के अंदर घर खाली करने को कहा है। क्या? अगर तुम्हारे पापा जी नहीं माने तो? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? उनका इकलौता बेटा जो हूँ, अगर नहीं माने तो माँ के पैर पकड़ लेंगे। मैं तो कहती हूँ बात हाथ से निकल गई है, हम घर छोड़ के चले जाते हैं। चुप कर। इस प्रॉपर्टी से जाना मतलब इस प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना होगा, वो मैं नहीं कर सकता। जा दरवाजा खोल। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैं ही खोलता। आप लोग? मैं रामेश्वर चौहान, तुम्हारे पिताजी का पुराना दोस्त, और ये है एडवोकेट रोहिणी सिंघार। रोहिणी सिंघार जी, और मेरा भेजा हुआ नोटिस तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। देखो मैडम जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है और मैं मम्मी डैडी से बात करके सॉर्ट आउट कर लूंगा। ओए शट आउट। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखा है, उनको उनके ही घर से निकाल के उनके ही घर पे आपने कब्जा किया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। चलो पुलिस स्टेशन चल के बताना। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैडम, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, वरना आपके हस्बैंड को तो ये इंस्पेक्टर घसीट के लेकर ही जाएंगे, पर आपके लिए नीचे लेडी कांस्टेबल बैठी हैं। बुलाऊं? नहीं नहीं, हम घर छोड़ देंगे। मैंने कहती थी आपको कि बात हाथ से निकल गई है, हम घर छोड़ के चले जाते हैं। शराब! इनके बंदर कुड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, कब तक नाराज रहेंगे वो मुझसे? अपनी अपाहिज माँ और बूढ़े बाप को जब आपने घर से निकाला था, तब ये रिश्ता कहाँ गया था बेटा? इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ कीजिए, आगे का मैं देख लूंगी। नहीं,
नहीं। रोहिणी मैडम, इनके जैसे नालायक औलादों से तो हमारे डिपार्टमेंट का डंडा ही बात करेगा, और इससे तो मेरा पर्सनल डंडा ही बात करेगा। चल अभी। माफ कर दीजिएगा साहब, हम आज ही चले जाएंगे। हाँ साहब, हम आज ही घर छोड़ के चले जाएंगे, प्लीज। जाओ और निकल जाओ, क्योंकि मेरी पत्नी को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, समझे? वेलकम भाभी जी। वेलकम आंटी जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपके साथ जो हुआ वो अन्याय था। संविधान ने पहले ही ऐसे अत्याचार के खिलाफ कानून बनाए हुए हैं। सामाजिक स्तर पर या ममता की मोह में आकर अक्सर पेरेंट्स अपने ही बच्चों का अत्याचार सह जाते हैं, पर मेरे ख्याल से पेरेंट्स को अपना हक आपकी तरह ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हमारे पास सब कुछ उन्हीं का तो है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हर चीज सिर्फ हमारी है, इसका एहसास उन स्वार्थी औलादों को कराना बहुत जरूरी है। हाँ, जिस औलाद के जन्म पर माँ बाप खुशी से पागल हो जाते हैं, जिन औलादों की एक छोटी सी बात पर उन्हें भर भर के आशीष देते हैं, जब उन्हीं औलादों के लिए माँ बाप के मन से बद्दुआएं निकलने लगे, तो औलादों को अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दोस्त कि भगवान ऐसी नालायक और स्वार्थी औलाद देने से अच्छा है कि तुम जैसा एक अच्छा दोस्त दे दे तो जिंदगी सफल हो जाए।